नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। इसमें कैंपेन के लिए आम आदमी पार्टी ने कूड़े की गाड़ियों को सड़क पर उतारा है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने शुक्रवार पार्टी दफ्तर से कूड़े की गाड़ियों के बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपने 35 कूड़े की गाड़ियां लॉन्च की हैं। ये गाड़ियां पूरी दिल्ली में घूमकर एमसीडी के कूड़े के पहाड़ों का प्रचार करेंगी। आप नेता गोपाल राय ने कहा कि पहले चरण में 35 गाड़ियां लॉन्च की जा रही हैं, इसके बाद आगे और गाड़ियां लॉन्च की जाएंगी। आगे उन्होंने कहा कि इन कूड़े के पहाड़ वाली गाड़ियों का एक ही संदेश है कि दिल्ली के लोगों ने 15 साल एमसीडी में बीजेपी की सरकार बनाई, लेकिन लोगों को सिर्फ कूड़े के पहाड़ मिले हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली में लोगों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार बनवाई तो लोगों को फ्री बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल मिले। गोपाल राय ने कहा कि इस कूड़े के पहाड़ का एक ही संदेश है कि अगर गलती से इस बार भी बीजेपी को वोट दिया तो दिल्ली में इसी तरह के कूड़े के पहाड़ बनेंगे। अगर केजरीवाल को वोट दिया तो जैसे दिल्ली में काम हो रहे हैं तो साफ सफाई का काम भी वैसे ही किया जाएगा। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अब प्रचार के लिए एक नई चीज को अपने प्रचार में जोड़ा है, कूड़े की गाड़ियों को जोड़ा है। और ये कूड़े की गाड़ियां जो है पूरे राजधानी में घूम रही हैं और जिसमें लिखा है कि कूड़ा चाहिए तो बीजेपी को वोट दें। इस तरीके की जो बातें हैं इस कूड़े गाड़ी में लिखी गई हैं। बता दें कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए एक अनोखा तरीका जो है अपनाया है। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात आम आदमी पार्टी की कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी ने प्रचार प्रसार करने के लिए, एमसीडी चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए एक नया तरीका अपनाया है और इसमें कूड़े की गाड़ियों को शामिल किया गया है और कल इसे हरी झंडी दिखाकर जो है गोपाल राय द्वारा रवाना कर दिया गया है। एक बार पूरी जानकारी। देखिए निशा, यहाँ पर जिस तरीके से बता दें कि जो आम आदमी पार्टी जो है वो निगम के चुनाव प्रचार के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और यहाँ तक कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार करने का नया तरीका निकाला है, क्योंकि भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से भी डिजिटल कह सकते हैं गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके ऊपर प्रचार को लेकर, प्रचार एमसीडी चुनाव के लेकर जितने भी प्रचार है वो किए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है उस प्रचार गाड़ी पे कि झूठे वादे नहीं है, अगर मोदी है तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को उनका मकान मिलेगा, उनकी सुविधाएं मिलेगी। इस तरीके के स्लोगन जो है वो भाजपा की तरफ से भी लिखे जा रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, कल कहते हैं गोपाल राय ने कूड़े की गाड़ियों को, यानी सीधे सीधे कहने की उसके गाड़ियों के ऊपर कहते हैं कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं और उसको गाड़ियों को कह सकते कल हरी झंडी दिखाई गई। और लगभग 35 गाड़ियां जो है वो दिल्ली के अंदर पहले चरण के अंदर प्रचार प्रसार करेंगे। और लगातार कहीं ना कहीं उस पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर आप जनता को कूड़ा चाहिए तो कहीं ना कहीं भाजपा को वोट दे, यानी सीधे सीधे कहीं ना कहीं भाजपा को ना वोट देने के लिए जनता को प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है कि दिल्ली के अंदर कूड़े के जो पहाड़ बने हुए हैं उसको सफा करने के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी ही निगम के अंदर आएगी और निगम के अंदर ही वो कूड़े के जो पहाड़ बने हुए हैं उनको खत्म किया जाएगा। मगर जिस तरीके से गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, 35 गाड़ियां कल उनको हरी झंडी दिखाई गई है। और यहाँ तक कि ये भी लिखा गया है कि इस पे कि अगर वोट अगर भाजपा को देते हैं तो इसी तरीके के कूड़े के पहाड़ जो है वो दिल्ली के अंदर बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कूड़े को लेकर राजनीति हो रही है, उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं निगम के चुनाव जो है वो काफी गंभीर होते नजर आ रहे हैं और लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। जी वही राजीव, बात कर ली जाए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक नया प्रचार का तरीका अपनाया है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से अब जो दिल्ली वाले हैं उन लोगों के बीच जाकर वोट साधने की कोशिश कर रही है। देखिए यहाँ पर बात करें निशा, इस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें तो बेशक उन्होंने पहली बार इस तरीके का प्रचार प्रसार निकाला है। और जिस तरीके से गाड़ियों के ऊपर कूड़े के पहाड़ बनाए गए हैं, उन गाड़ियों का इस्तेमाल जो है वो इलाके में अंदर जाकर उनको लोगों को समझाया जाएगा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और भाजपा जो है वो 15 साल तक निगम के अंदर रही है और दिल्ली के अंदर जो कूड़े के पहाड़ है उनको खत्म नहीं किया गया है, सिर्फ उनके नाम पर पैसा खाया गया है। इस तरीके की जो जानकारी है वो जनता तक दी जा रही है। यहाँ पर बात करें
जिस तरीके से लगातार 35 गाड़ियां जो है वो दिल्ली के अंदर आप घूमेंगी और लगातार उसका प्रचार किया जाएगा, और यहाँ तक कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि 15 साल तक निगम के अंदर भाजपा रही है और अभी तक उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया है, सिर्फ गंदगी के अलावा गंदगी जनता को देने के लिए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से पिछले साल की बात करें तो पिछली बार भी कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रचार प्रसार किए गए थे भाजपा की तरफ से भी कि उनके अगर कोई भी नेता या फिर कहे निगम पार्षद भ्रष्टाचार करते हैं या फिर भ्रष्ट मिलते हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। इस तरीके के वादे जरूर किए गए थे और दिल्ली की जनता से एक बार फिर से वोट मांगा गया था और दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं मौका भी दिया था। मगर भाजपा के द्वारा अभी तक निगम के अंदर जितने भी काम होने चाहिए, चाहे वो सफाई को लेकर हो या फिर कहे सफाई कर्मचारियों की परेशानियों को लेकर हो, सैलरी को लेकर हो, पेंशन को लेकर हो या फिर उनको पक्का करने को लेकर हो या फिर जगह जगह जो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं या गंदगी फैली रहती है उनको लेकर हो, अभी तक भाजपा की तरफ से या फिर निगम की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे जनता जो है वो संतुष्ट होती हुई नजर आए। मगर अब आम आदमी पार्टी जिस तरीके से प्रचार कर रही है और जनता कहीं ना कहीं जनता के बीच में पहुंचकर ये भी कोशिश की जा रही है कि भाजपा के द्वारा जितने भी भ्रष्टाचार किए गए उनकी भी जानकारी दी जाए। मगर यहाँ पर बात करें व्यापारियों की तो व्यापारियों के लिए भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार मार्केटों में जा रही है, यहाँ तक कि उनके यहाँ पर भी प्रचार किया जा रहा है, व्यापारियों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है और जो उनकी मार्केटों के अंदर जो कमियां हैं उनको भी दूर करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी निगम के अंदर आती है तो कहीं ना कहीं बड़े कार्य किए जाएंगे। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर रहते हुए बिजली फ्री दी गई है, पानी फ्री दिया गया है या फिर कहे स्कूलों को बेहतर बनाया गया, अस्पतालों को बेहतर बनाया गया, यही चीज निगम के अंदर भी की जाएगी, यानी कि निगम के अस्पतालों को बेहतर किया जाएगा, निगम के अस्पतालों के अंदर जो दवाइयां नहीं मिलती है उनको दिया जाएगा, यहाँ तक कि जो है निगम के स्कूल है उनको भी बेहतर किया जाएगा, शिक्षा बेहतर की जाएगी। इस तरीके के तमाम वादे जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। जी राजीव, एमसीडी चुनाव को लेकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगभग एक साल पहले जब कह सकते हैं निगम का कार्यकाल खत्म हुआ था तो उस समय भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है बड़े वादे करती हुई नजर आ रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि निगम के अंदर अब की बार भाजपा नहीं आएगी और आम आदमी पार्टी आएगी और लगातार जो भाजपा के भ्रष्टाचार है वो गिनाए जा रहे थे। मगर कहीं ना कहीं तीनों नगर निगमों को एक करने के लिए केंद्र सरकार ने चुनाव टाल दिया गया था। ये कहा गया था कि तीनों नगर निगमों को पहले एक किया जाएगा, फिर उसके आधार पर ही जनगणना की जाएगी, उसके बाद में ही चुनाव कराया जाएगा। मगर अब जनगणना भी हो चुकी है, तीनों नगर निगमों को एक भी कर दिया गया है। मगर जो निगम कर्मचारियों की बात करें जिनको अभी तक पक्का नहीं किया गया है, जिनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है या फिर कहे जिनकी पेंशन नहीं मिल पा रही है या फिर कहे दिल्ली के अंदर जो कूड़े के पहाड़ लगातार बनते नजर आ रहे हैं उनको लेकर अभी तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया भाजपा के द्वारा जो कहीं ना कहीं जनता के तक पहुंचने का रास्ता बन सके। मगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली के अंदर जितनी कोशिशें की गई हैं दिल्ली की जनता संतुष्ट है, तो वही चीज अब निगम के अंदर भी अपनाई जाएगी। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि निगम के अंदर आम आदमी पार्टी आती है तो निगम की जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो सैलरी को लेकर हो, पक्का करने को लेकर हो, पेंशन को लेकर हो या फिर अस्पतालों को बेहतर करने की सुविधा हो या फिर कहे स्कूलों को बेहतर करने की बात हो या फिर तीनों जो कूड़े के पहाड़ है या फिर जो नए कूड़े के पहाड़ बनाए जा रहे हैं उनको लेकर लगातार कहीं ना कहीं जनता के बीच में पहुंचा जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी आती है तो वो कहीं ना कहीं बड़े कार्य करती हुई नजर आएगी और निगम की जितनी भी परेशानियां हैं उनको दूर करेगी। और यही वादे कहीं ना कहीं जनता के तक पहुंचने का माध्यम भी बन रहे हैं और जनता कहीं ना कहीं इन्हीं कामों से संतुष्ट होकर शायद आम आदमी पार्टी को ही वोट दे सकती है। जी राजीव, वहीं बात कर लें, अगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारे कामों से जनता जो है संतुष्ट है, पर असली जमीनी हकीकत क्या है? क्या जनता सच में आम आदमी पार्टी के कार्यों से संतुष्ट नजर आ रही है? देखिए, यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बड़े वादे कर रही है, आम आदमी पार्टी और भाजपा भी कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह पर वादे करती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जमीनी हकीकत की बात करें तो जमीनी हकीकत पे जो कह सकते हैं जो नॉर्मल इंसान है या फिर कहीं जो मिडिल क्लास का इंसान है वो समझ चुका है कि सिर्फ नेता जो है सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हैं और जब भी चुनाव आते हैं नेता इसी तरीके के वादे करते हैं, इसी तरीके से उनके बीच में पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनका वोट बैंक हासिल करने की कोशिश करते हैं, मगर कहीं ना कहीं काम नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मगर जनता जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को ध्यान रखकर शायद वोटिंग करेगी और यही चीज देखेगी कि कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन उनके लिए काम नहीं कर रहा है। बड़े बड़े वादे जरूर किए जाते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो या फिर भाजपा की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो, लगातार वादे जरूर किए जाते हैं। मगर उन वादों की सच्चाई जो है वो धरातल पर देखने को मिलती है। कुछ कमियां जरूर आम आदमी पार्टी की तरफ से, बेशक वो मोहल्ला क्लिनिकों को रोल मॉडल के तौर पर बताते हो, मगर उनके अंदर भी ढंग से तरीके से इलाज नहीं किया जाता है। एक डॉक्टर बैठा
होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर 50 सारे दिन के अंदर डॉक्टर मरीज आते हैं तो उनको देखने के लिए सिर्फ एक डॉक्टर है, एक कंपाउंडर है, तो इसी तरीके से इलाज किया जाता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। दवाइयां कई बार नहीं मिलती है, बाहर के लिए लिख दिया जाता है, मगर आम आदमी पार्टी कहती है या फिर क्या है, दिल्ली सरकार कहती है कि दवाइयां भी फ्री मिल रही है। मगर तह तक जाने के लिए आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर चेक करना होगा कि उनकी जो कमियां है उनको दूर किया जाए, ताकि जनता जो है वो वाकई में ही उनको पसंद करती हुई नजर आए। जी राजीव, जिस तरीके से एमसीडी चुनाव को लेकर अब प्रचार प्रसार जोरों पर है, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो ऐसे में आज आम आदमी पार्टी का क्या क्या कार्यक्रम रहेगा दिन भर में, कितनी जनसभाएं जो है आम आदमी पार्टी आज करने जा रही है, एक बार ऐसे लेकर भी पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर बात करें भाजपा की या फिर आम आदमी पार्टी की या फिर कांग्रेस की, लगातार चुनाव प्रचार का जो कार्य है वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। जनता तक पहुंचने, डोर टू डोर पहुंचने की कोशिश की जा रही है और आज से चुनाव प्रचार जो है वो तेज होता हुआ नजर आएगा। यानी सीधे सीधे कहे मंच लगाए जाएंगे, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। आम आदमी पार्टी की बात करें तो मार्केटों के अंदर भी कहीं ना कहीं मंच के माध्यम से ही कहे व्यापारियों को लुभाने की या फिर कहे वादे करे जाएंगे और लगातार जो उनके उम्मीदवार होंगे वो किस तरीके से चुनाव प्रचार करते हैं ये भी देखा जाएगा। लगभग आम आदमी पार्टी की तरफ से आज दिल्ली के अंदर लगभग 100 कहीं ना कहीं मंच इसी तरीके से लगाए जाएंगे, लोगों को समझाया जाएगा कि भाजपा किस तरीके से काम कर रही है और जो निगम के अंदर आम आदमी पार्टी आएगी तो किस तरीके से काम किए जाएंगे। इस तरीके की रणनीति जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाई जा चुकी है, भाजपा की तरफ से ही बनाई जा चुकी है। मगर आज से कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रचार है वो गंभीर श्रेणी में जाएगा और कहीं ना कहीं जनता तक लगातार पहुंचने की कोशिश की जाएगी। और पहला चरण जो है वो 22 नवंबर को खत्म होगा, दूसरा चरण होगा वो 23 नवंबर से शुरू होगा। यानी कि सीधे सीधे कहे अब चुनाव प्रचार जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जी राजीव, इसी कड़ी में बीजेपी का आज क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, वो किस तरीके से प्रचार प्रसार करने वाली है, कितनी जनसभाओं को वो संबोधित करने वाली है, इसे लेकर भी पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से भी आज जनसभाएं की जाएंगी। लगातार जो डिजिटल वैन निकाली गई थी, गाड़ियां निकाली गई थी, उसके माध्यम से भी जनता तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि झूठे चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो कसके पक्के वादे कर रहे हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जहां झुग्गी है उनको वही मकान दिए जाएंगे, इस तरीके के कसके वादे जो है वो भाजपा की तरफ से भी किए जा रहे हैं। और लगभग 100 के करीब जो है चुनाव प्रचार जो है वो आज उनकी तरफ से भी किए जाएंगे। मंच लगाया जाएगा, जगह जगह डोर टू डोर घर घर तक जाया जाएगा, जहां तक कि सभाएं की जाएंगी और लगातार कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर कमियां भी गिनाई जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए जाएंगे। मगर यहाँ पर समझना होगा जनता को कि जनता के लिए कौन काम करने वाला है, कौन काम नहीं करने वाला है, और जनता के ऊपर यही निर्भर करता है कि उनके कामों को ध्यान रखकर वोट करें, ना कि चेहरे को देखकर, या फिर कहें सीधे सीधे कहें अरविंद केजरीवाल का चेहरा ना देखें और ना ही मोदी जी का चेहरा देखें। क्योंकि सीधे सीधे बड़ी पार्टियां जो है वो बड़े बड़े घोषणाएं जरूर करती है, मगर धरातल पर जो उनके उम्मीदवार है वो कितना काम करते हैं, सिर्फ उसको ही ध्यान रखकर वोटिंग करें। जी राजीव, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए आम आदमी पार्टी की, अगर बात कर ली जाए, आम आदमी पार्टी इतने दिनों से देखा होगा कि सिर्फ कूड़े के ढेर को लेकर जो है जनता के सामने सिर्फ एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, जो है कि कूड़े का ढेर। लेकिन स्थानीय मुद्दों की अगर बात कर ली जाए तो केवल कूड़े का ढेर ही समस्या नहीं है, स्थानीय मुद्दे, बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं। बात सड़कों की कर ली जाए, आवारा पशुओं की बात कर ली जाए, या फिर पानी की बात कर ली जाए, जिस तरीके से जलभराव की समस्या जो है बरसातों में देखने को मिलती, कई समस्याएं हैं जो स्थानीय समस्याएं हैं जिनसे भी दिल्ली की जो है जनता जूझ रही है इस वक्त। देखिए निश्चय यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से भाजपा की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तीनों ही अपने अपना चुनाव प्रचार लेकर उतर चुकी हैं और लगातार कहीं ना कहीं जनता के बीच में पहुंचने की कोशिश की जा रही है। भाजपा की बात करें तो आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट बता रही है, आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा को भ्रष्ट बता रही है। मगर यहाँ पर जो कूड़े को लेकर राजनीति की जा रही है वो एक अलग पहलू है। सिर्फ आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ कूड़े को फोकस करती हुई नजर आ रही है। भाजपा की बात करें, भाजपा जो है वो भ्रष्टाचार को फोकस करती हुई नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, अभी तक कुछ नहीं किया है, जनता के लिए बड़े वादे किए, इस तरीके के घोषणाएं जरूर है। मगर यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, आवारा पशुओं की बात की तो आवारा पशु जो है वो लगातार हर सड़कों पर देखने को मिलते हैं। कूड़े की जो गंदगी होती है उनके अंदर मुंह मारते नजर आते हैं, कई बार ऐसी चीजें भी उनके मुंह में चली जाती है जिससे उनकी जान चली जाती है। इस तरफ ना तो आम आदमी पार्टी का ध्यान है, ना ही भाजपा का ध्यान है, ना ही कांग्रेस का ध्यान है। यानी कि ये सबसे बड़ी बात करें, पशुओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है, क्योंकि यहाँ तक जिस तरीके से पशु है जो है वो लगातार कूड़े के अंदर जाकर अपना
खाना ढूंढती है, उनको खाना कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, गंदगी का मुंह मारा जाता है, पॉलिथीन जो है वो उनके पेटों में चली जाती है, कई बार उनकी जान भी चली जाती है। मगर इस तरफ किसी भी पार्टी का तरफ ध्यान नहीं है, ना ही जनता के इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में पहुंचा जा रहा है। सिर्फ कूड़े का राजनीति की जा रही है, या फिर कहे झुग्गियां है यहाँ पर जो उनको मकान देने की बात की जा रही है, इस तरह के बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। सिर्फ घोषणाएं हैं। धरातल पर अगर बात करें तो धरातल पर कहीं ना कहीं जो कमियां है उनको कोई भी जो पार्टी जो है वो उजागर नहीं कर रही है, और ना ही उन कमियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ वोटरों को लुभाने के लिए वादे किए जा रहे हैं, और वोटरों को कहीं ना कहीं समझना होगा कि जो भी नेता है वो उनके लिए कितने काम करेंगे ये समझना होगा। और यहाँ तक कि जो पार्टियों का सिंबल है, या फिर कहें झाड़ू की सिंबल की बात करें, भाजपा के फूल की सिंबल की बात करें, सिर्फ उनको देखकर ना वोट करें। सिर्फ उनके जो उम्मीदवार है जो उनके इलाके में काम करें उनको देखकर ही वोट करें। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम करता है या फिर उनके इलाके में काम नहीं करता है तो जिम्मेवारी सिर्फ उसकी बनती है, ना कि उसकी पार्टी की जिम्मेवारी बाद में बनती है। क्योंकि जब निगम का पार्षद काम नहीं करेगा तो उसकी पार्टी को जवाब देना होता है। मगर निगम पार्षद जो है सिर्फ बिल्डरों के ऊपर फोकस करते हैं, जमीनों के ऊपर फोकस करते हैं ताकि उनसे उनको पैसा मिल सके। मगर यहाँ पर धरातल की बात करें बिल्कुल तो राजीव, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सिर्फ केवल पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां जो है यहाँ पर सेकती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। दिल्ली नगर निगम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे स्थानीय मुद्दों के साथ प्रमुख दल आमने सामने होते जा रहे हैं। अपने वादों को जनता के समक्ष रखने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली में घूमने वाले कुत्ता, बंदर, गाय, आवारा पशुओं की समस्या सालों से रही है, लेकिन इस नगर निगम चुनाव में पार्टियों ने इनके समाधान की बात जनता के सामने पहली बार रखी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए ये दावा किया गया है कि एमसीडी में सत्ता में आने के बाद इन बेजुबानों का समाधान नहीं किया गया। और जबकि एमसीडी सत्ता पर आसीन बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि एमसीडी में रहते हुए बीजेपी ने केवल वचन पत्र में शपथ पत्र का ही खेल खेला और आप द्वारा जारी किए गए अपने नगर निगम चुनावी एजेंडे में 10 गारंटी में से बेजुबानों को सहारा देने की बात भी कही गई है, जिसमें सड़कों पर आवारा घूमते कुत्ते, बंदर, गाय व अन्य पशु भी शामिल हैं। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बेसहारा गायों के लिए आधुनिक गौशालाएं, अच्छे आहार, बंदरों के लिए भी आहार का इंतजाम व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से बेसहारा कुत्तों के लिए भी रहने का उचित प्रबंध किया जाएगा और ये सरकार की प्राथमिकता में है। आप द्वारा जारी किए गए नगर निगम चुनाव एजेंडे में 10 गारंटी में से बेजुबानों को सहारा देने की बात भी जो है कही गई है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरीके से बात कर ली जाए एमसीडी चुनाव को लेकर अगर बात कर ली जाए तो एमसीडी चुनाव के नजदीक आते ही अब स्थानीय मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियां जो है आमने सामने नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल निशा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एमसीडी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई। अब राजनीति इतनी ज्यादा हो गई कि जो दिल्ली के अंदर जैसे गाय, कुत्ते और भैंस, आवारा पशु घूमते हैं, उनको लेकर राजनीति शुरू हो गई। कल सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली बीजेपी एमसीडी पर एक कड़े हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो दिल्ली के अंदर आवारा पशु घूम रहे हैं उनको ऐसा एमसीडी के अंदर आता, दिल्ली का ध्यान नहीं दे रही है। एमसीडी में जो आवारा पशु, अगर हमारी दिल्ली में बस्ती है आता है, हम एमसीडी में आते हैं तो पहले प्राथमिकता जितने आवारा जानवर है दिल्ली के अंदर उनको देंगे। वही शिवम, बात कर ली जाए जिस तरीके से कूड़े के पहाड़ के अलावा और भी कई मुद्दे हैं जो धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। एक बार स्थानीय मुद्दों को लेकर भी जानकारी, क्योंकि लगातार दिल्ली वालों से जब जो है बात की जाती है तो कई स्थानीय मुद्दे जो है निकलकर सामने आते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर हम वही आवारा पशु की कूड़े के पहाड़ स्थानीय मुद्दों की बात कर, लेकिन गलियों में जाते हैं, साथ जमीनी ग्राउंड पे जाते हैं, जो साफ सफाई होनी चाहिए वो नहीं देखने को मिलती है। तो इसके लिए दिल्ली में इस बार सबसे ज्यादा मलेरिया से लोग बीमार हैं। इसको लेकर कई लोग ने शिकायत भी की, क्या कई बार से कहा
विधायक के पास है, लेकिन जो दिल्ली की जनता है उसको वो सुविधा आगे केवल इन जमीनी देखा जाए कि राजनीति आम आदमी पार्टी सत्ता आती है चल जाती है, लेकिन जो जीरो ग्राउंड पे देश की राजधानी में विकास करना चाहिए वो देखने को गलियों में जो पिछड़े शहर में ही आती है उनमें देखने को नहीं मिल रहा है। शिवम, वहीं अगर बात कर ली जाए एमसीडी चुनाव, तो इस वक्त एमसीडी चुनाव जिस तरीके से काफ़ी नज़दीक एमसीडी चुनाव आ चुका है, तो ऐसे में इस वक्त अगर बात जनता की कर ली जाए तो जनता के मुंह में इस वक्त सबसे ज़्यादा किस पार्टी का नाम जो है सुनाई दे रहा है? देखिए, हम जहां तक की बात कर ले जनता के बीच में हम गए, बातचीत भी हुई जनता से, लेकिन जनता का खाली एक ही मुद्दा है कि जो विकास करेगा दिल्ली के अंदर हम उसका करेंगे। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि 15 साल से हम दिल्ली के अंदर विकास कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरती नजर आ रही है, क्योंकि उनका कहना है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली को कुछ नहीं मिला, केवल 3 कूड़े के पहाड़ मिले हैं। और हम बात कर ले आवारा पशु की, तो आवारा पशु ऐसे में दिल्ली को बीजेपी को दिल्ली से हटाना है, आम आदमी पार्टी को लाना है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ऐसे घोटाले और शराब, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बीजेपी वाले भी शराब घोटालों को लेकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सफेद जैन की बात बीच में आ जाती है और राज्यपाल की बात आ जाती है, क्योंकि इसको देख जनता कह रही है दिल्ली में विकास नहीं होगा, हम उसको ही देखें, क्योंकि हम काफी आ चुके हैं, वादे से आ चुके, बड़ी बड़ी बातों आ चुके हैं, लेकिन इस बार दिल्ली में हम जो वोट कर विकास करेगा उसको ही वोट दिया जाएगा। जी निशा जी। चलिए शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में 7 लोगों के नामांकन निरस्त कर दिए गए हैं। केवल 6 नामांकन वैध पाए गए हैं। उपचुनाव में केवल 13 लोगों ने पर्चा दाखिल किया था, लेकिन जिन लोगों के नामांकन निरस्त किए गए थे उनमें सुभाषपा प्रत्याशी भी है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर अब समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव, बीजेपी से रघुराज सिंह सांग, भारतीय कृषक दल के प्रमोद कुमार यादव, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के भूपेंद्र कुमार धरनगर, सुभाष देवी और निर्दलीय सुरेश चंद्र निर्दलीय का पर्चा वैध पाया गया है और सुभाषपा प्रत्याशी रामकांत शांकी का पर्चा भी निरस्त कर दिया गया है। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात मैनपुरी सीट की अगर कर ली जाए तो 13 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें 7 लोगों का नामांकन जो है निरस्त कर दिया गया। एक बार पूरी जानकारी। देखिए, मैनपुरी के रण में लगभग 13 लोगों का नामांकन हुआ था, जिसमें कहा जा सकता है कि 7 लोगों का इस रण के मैदान से पर्चा निरस्त होने के बाद वो वापसी हो गए हैं और लगभग 6 अब मैदान में लड़ने जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है वो मैदान में है। और ये कह सकते हैं कि मैनपुरी में जो राजनीति है वो काफी दिलचस्प हो चुकी है और अखिलेश यादव के बड़े विरोधी भी कहे जा सकते हैं, उनके पहले साथी भी थे। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का भी एक पर्चा निरस्त हो गया है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि मैदान में बड़ी संख्या में अब भी प्रत्याशी है, जिसमें बात की जाए तो लगभग 6 प्रत्याशी चुनाव लड़ने में इसमें डिंपल यादव का पर्चा वैध माना गया है, रघुराज साग के भारतीय जनता पार्टी से उनका पर्चा वैध माना गया है, प्रमोद कुमार यादव कृषक दल से हैं उनका पर्चा वैध माना गया है और भूपेंद्र कुमार धनकर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से वो कहीं ना कहीं पर्चा उनका वैध माना गया है और सुभाष देवी निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका पर्चा वैध माना गया है और साथ ही साथ कहा सकता है कि 6 जो प्रत्याशी है वो मैदान में है। और इस जो मैनपुरी का चुनाव वो काफी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव की साख प्रतिष्ठा किसी की लगी हुई है, किसी की साख लगी हुई है और ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव जहां मैनपुरी की जनता से लगातार प्रचार के दौरान तमाम बातें कहते नजर आ रहे हैं, इसमें एक बात क्या है कि हम मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी हैं और कहीं ना कहीं आप लोग हमें ही प्रेम दे, इस तरह के कई संबोधन में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो कहा जा सकता है कि चुनाव काफी दिलचस्प है और
जो रण है वो कहीं ना कहीं अभी भी जो डिम्पल यादव की राह है वो आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उनके सामने भी अभी कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो उनके वोट काटने के तौर पर सामने नजर आएंगे। जितिन, वहीं बात कर ली जाए जिस तरीके से बीजेपी और सपा की अगर बात कर ली जाए, ये दोनों पार्टियां इस सीट पर अपने लिए क्या बड़ी चुनौती जो है मान रही कि ये चुनौती हमारे लिए सबसे बड़ी हो सकती है इस सीट पर? बड़ी चुनौती, क्योंकि अखिलेश यादव की जहां साख लगी है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा भी लगी है, क्योंकि हमेशा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है मैनपुरी, और जाहिर सी बात है कि एक बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी ने भी रघुराज साक्य के पक्ष में उतारी है, और कहीं ना कहीं मंत्री भी वो हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। और वहीं अखिलेश यादव की साख लगी हुई है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सीट रही है, मुलायम सिंह का गढ़ भी रहा है, और तो जाहिर सी बात है कि मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव को जिस तरह से उनकी सीट उनके बहू को पक्ष में लाने के लिए लगातार पूरा परिवार एक आ चुका है। शिवपाल यादव ने भी सहमति दे दी है, वो भी अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं शिवपाल यादव भी जल्दी प्रचार करते नजर आएंगे। और ये कहा जा सकता है कि वहीं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि कांटे की टक्कर दो ही पार्टी से नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, जहां समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर लगी हुई है, तो दोनों ही कहीं ना कहीं आमने सामने की टक्कर के नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि क्योंकि उनके गढ़ है मैनपुरी, समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव की सीट रही है, और इससे पहले तेजस्वी यादव तो उनकी भी सीट रही है, और वही रघुराज साक्य भी पहले ही सांसद रह चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से। तो ये कुल देखने को मिलेगा कि ये कहा जा सकता है कि हमेशा समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीट रही है, और सीट किसके पक्ष में है, लेकिन डिम्पल यादव की जिस तरह 6 मैदान में है अभी भी, वो भी राह आसान नजर नहीं आ रही कि आखिरकार वोट से जीत हार किसकी होगी और कितने वोटों से होगी। अभी एक सवाल बाकी है, वो भी जल्दी साफ हो पाएगा कि आखिरकार किसकी प्रतिष्ठा और किसकी साख बच पाएगी। नितिन, वही एक आखिरी सवाल कि चुनावी बयार किस ओर है और इसी के साथ जनता का क्या फीडबैक देखने को मिल रहा है? देखिए, चुनावी बयार क्योंकि इससे पहले भी जब मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ था, उसके बाद भी मैनपुरी की जनता की कई तरह के बयान सामने आए, तो मैनपुरी की जनता ने इस बात को कहा कि हमेशा मुलायम सिंह यादव ने यहाँ के लिए किया है, और जाहिर सी बात है कि विकास से हमें जोड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि बयान उस समय की कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव के पक्ष में थी, लेकिन अब किसके पक्ष में होगी, क्योंकि अब उनकी खुद बहू सामने खड़ी हुई है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है, वो भी पूरा पुरजोर कोशिश कर रही है, और मंत्रियों की कह सकते हैं पूरी फौज उन्होंने खड़ी कर दी है उपचुनाव में, चाहे रामपुर का उपचुनाव हो, चाहे मैनपुरी का चुनाव हो, उसमें कहीं ना कहीं मंत्रियों की फौज खींची और ड्यूटी लगाई गई है सबकी कि चुनाव प्रचार में जोर शोर से करना है, जनता को बताना है, मैनपुरी की जनता को बताना है, रामपुर की जनता को बताना है कि विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है, और कहीं ना कहीं बहुत तेजी से और विकास से जोड़ेंगे हम मैनपुरी को। तो इस तरह की तमाम बातें, क्योंकि मैनपुरी हो, इटावा हो, चाहे सैफई हो, मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार ने उन जिलों के लिए काम किया है। सैफई में मेडिकल कॉलेज बनाना अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे कुल समझा जाए कि दोनों पार्टियों, मैनपुर सीट पर दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात कर ली जाए चाहे सपा की बात कर ली जाए, जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पंजाब में प्रदर्शनकारी जत्थेबंदियों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के मौके पर आम लोगों के लिए किसी तरह की मुसीबत खड़ी न करने की अपील करते हुए भगवंत मान ने कहा कि अधिकारियों की आड़ में आम लोगों को परेशानी नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि पंजाब सिविल सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्य में अलग अलग स्थानों पर सड़कें रोकने से आम लोगों को हो रही परेशानियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सख्त शब्दों में कहा है, चाहे प्रदर्शन करना हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है, पर इन यूनियनों को आम लोगों, खासकर बीमार लोगों की दुख तकलीफ का भी एहसास होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि राज्य में कुछ एक जत्थेबंदियों की तरफ से सड़कें रोकने और आम लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी करने का रिवाज सा बन गया है। और भगवंत मान ने कहा कि समाज के प्रति इस गैर संजीदा और गैर जिम्मेदाराना रवैये को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ग के लिए उनके दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। इसी संदर्भ में आगे उन्होंने कहा कि किसानों के साथ भी विस्तृत मीटिंगें करने और उनकी मांगें स्वीकृत की हैं, परंतु इसके बावजूद कुछ एक जत्थेबंदियां अपने हक के नाम के तले लोगों को तंग व परेशान कर रही है, जो कि पूरी तरीके से अनुचित है।
इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कल सीएम भगवंत मान ने प्रेस वार्ता की है और तमाम जानकारियां प्रेस वार्ता के बाद जो है दी हैं, प्रेस वार्ता के दौरान दी हैं। तो इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा है, किन किन परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है जत्थेबंदियों की वजह से, एक बार पूरी जानकारी। हालांकि कल सीधे तौर पर बात करें तो कैबिनेट मीटिंग हुई थी। कैबिनेट मीटिंग के बाद हम कह सकते हैं कि खुद मीडिया से रूबरू पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हुए तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इस कैबिनेट मीटिंग में किन किन मुद्दों के ऊपर सहमति बनी। सबसे पहले हम कह सकते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके बाद किसानों को लेकर, गन्ना किसानों को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट्स की गई कि उनकी तरफ से जो राशि दी जा रही है वो सबसे ज्यादा पूरे देश में हो चुकी है। तो ये वो चीजें थी जो उन्होंने लोगों के हित लेके, हम कहेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम का कच्चे मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे क्योंकि सरकार अनाउंस कर चुकी थी पर कैबिनेट में अप्रूवल नहीं हुई थी, उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई थी, पर कल वो हो चुकी थी। पर इसी मीटिंग के दौरान एक बड़ी बात सामने आई थी जिससे खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने टिप्पणी की। किसान जो सड़कों पे प्रदर्शन करते, उन्होंने इस चीज स्पेसिफाई नहीं की कि कौन से किसान, उन्होंने चीज जरूर कहा कि कुछ किसान जत्थेबंदियां अपना निजी फायदा, फंड्स इकट्ठा करने के लिए प्रदर्शन करती है जिससे आम जनता का नुकसान होता है। क्योंकि देखिए शुरू से लेके अब तक जब भी मान सरकार से किसानों ने समय मिलने के लिए उनको समय मिला है, उनकी दिक्कत परेशानियां सुनी गई है और कोशिश की गई है कि उनका जो मैटर है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। पर उसके बावजूद भी कुछ किसान जत्थेबंदियां ऐसी हैं जो बातचीत ना करके सीधा धरना प्रदर्शन करती है और उस धरने प्रदर्शन से आम जनता को नुकसान होता है। आम जनता कहीं जाती है, रास्ते ब्लॉक मिलते हैं, सड़कें ब्लॉक मिलती है, हाईवे ब्लॉक मिलते हैं, जिससे उन्हें कहीं पर भी जाने बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आती है। और इस चीज के ऊपर कल हम कह सकते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमारे गेट हमेशा खुले हमसे बातचीत करने के लिए, पर जो ये कुछ किसान जत्थेबंदियां सिर्फ और सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए धरना लगाती है वो बहुत गलत है। तो एक तरह से क्लियर कट स्टैंड दिखाते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री कि सिर्फ धरनों से वो हम कह सकते हैं कि प्रेशराइज नहीं होने वाले। उन्होंने इस चीज में कहा कि अगर आपने उन किसान जत्थेबंदियों को कि अगर आपने धरने लगाने ही है तो आप एमएलए के घर के आगे लगाओ, आप कैबिनेट मंत्री के घर के आगे लगाओ, उनके आगे लगाओ जो रिस्पॉन्सिबल है। इस तरीके से सड़कों पे आम जनता को तंग परेशान करके कोई फायदा नहीं होगा। तो एक क्लियर स्टैंड दे दिया है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कि मैं प्रेशराइज नहीं होऊंगा और जो सही होगा और जो जायज होगा उसी को ही कंसिडर किया जाएगा। अमित, वही बात कर ली जाए जिस तरीके से भगवंत मान ने कहा कि हमारे गेट हर वर्ग के लिए खुले हैं, लेकिन अगर बात वहीं कर ली जाए जिस तरीके से कल कैबिनेट बैठक हुई और उसमें जो है पेंशन को लेकर जो है तमाम बातें जो है उसमें रखी गई, लेकिन वही बात अगर एक मांग की जाए, काफी लंबे समय से वो मांग चली आ रही है जहां पर कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने की बात की जा रही है। इतनी मीटिंगें इसके लिए हो चुकी है लेकिन इस कैबिनेट मीटिंग में इसके बारे में कोई चर्चा तक नहीं की गई। और जहां एक तरफ भगवंत मान सरकार ये कह रही है कि हमारे हर वर्ग के लिए हमारे गेट खुले हुए हैं, पर जो इतने लंबे समय से एक मांग चली आ रही है उस पर कोई चर्चा कल कैबिनेट बैठक में नहीं की गई है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं हो रही, देखिए चर्चा हो चुकी है, स्टेप बाय स्टेप सहमति बन चुकी है। अब जहां पे पॉइंट ऑफ व्यू अड़ा हुआ है या फिर हम कहें पूरा मसला अड़ा हुआ है वो है लीगल पर्सपेक्टिव। क्योंकि देखिए मान सरकार यही नहीं चाहती कि हम कच्चे मुलाजिमों को पक्के करने की अनाउंसमेंट हो और कोर्ट में स्टे हो जाए। वो ये चीज नहीं कि लीगल पर्सपेक्टिव, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू, फंड्स, हर एक चीज कंसिडर करके उसके बाद ही हम इस चीज को एक्सेप्ट करें या फिर इसके अनाउंसमेंट करें। क्योंकि देखिए मेजर पहलू यही है कि अगर मान सरकार अनाउंसमेंट कर देती है और कोर्ट से लग जाता है तो ये जो उनकी पूरी मुहिम थी, जो इतनी मेहनत उन्होंने की इस चीज को लागू करने की, वो धरी की धरी रह जाएगी। तो इस चीज को लेके वो कच्चे मुलाजिमों से बात भी करते हैं, उनकी दिक्कत परेशानियां सुनते हैं, उनसे वो जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, कि आप किन किन मर्द को कंसिडर करवाना चाहते हैं, क्या एक्सेप्शन रखना चाहते हैं, क्या वो सब है। सरकार अपना पक्ष रखती है, जो अधिकारी है वो अपना पक्ष रखते हैं और जो कच्चे मुलाजिम जत्थेबंदियां उन्होंने अपना पक्ष रखा है। ऐसा नहीं कि उनकी मांग कंसिडर नहीं हो रही है। देखिए बकायदा 3 मेंबरी कैबिनेट मिनिस्टर्स की कमेटी है कि जो 3 मेंबरी कमेटी बनी है, सब कमेटी, उसमें तीनों के तीनों जो अगर हम कहें कि मेंबर्स है तीनों ही कैबिनेट रैंक के। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितना सीरियसली मान सरकार इस पर्सपेक्टिव को ले रही है। पर समय लगेगा क्योंकि बहुत ज्यादा पेचीदा चीजें हैं। क्योंकि देखिए हर एक वर्ग, इससे एक हम कह सकते हैं कि सिर्फ टीचर्स ही नहीं पक्के हो रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट से कच्चे मुलाजिम पक्के हो रहे हैं और वो स्टेप बाय स्टेप ही हो सकता है। हर एक लीगल पर्सपेक्टिव, हर एक एज लिमिट, हर एक हम कह सकते हैं कि फंड्स, वो सब चीजें कंसिडर करनी है और वो समय के साथ ही कंसिडर हो पाएंगे। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुंबई मनपा में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भाजपा मुंबई में हर विधानसभा में जाहिर सभा कर रही है। मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष सेलार की संकल्पना से ये सभा बोरीवली,
विधानसभा के विधायक सुनील राणे के मार्गदर्शन में की गई है। बोरीवली पश्चिम भांजी मार्केट में ये सभा की गई। भांजी मार्केट के साइलेंट जोन होते हुए भी यहां भाजपा की तरफ से जागर सभा का आयोजन किया गया। सभा से पहले हर नागरिक को इस बात का अंदेशा था कि आखिरकार मुंबई पुलिस भाजपा को साइलेंट जोन में सभा करने की अनुमति कैसे दे सकती है। हालांकि ये सभा की गई जिसमें प्रमुख वक्ता आशीष सेलार और सांसद गोपाल शेट्टी के साथ स्थानीय विधायक सुनील राणे रहे। सांसद गोपाल शेट्टी ने कई अहम मुद्दों पर यहां पर जनमानस को जानकारी दी और जबकि सुनील राणे ने बताया कि किस तरह से मुंबई में मनपा का भ्रष्टाचार खुलेआम जोरों पर चल रहा है, उसे रोकने का काम भाजपा आने वाले मनपा चुनाव में करेगी। और वहीं आशीष सेलार ने बताया कि कोरोना काल में भाजपा मुंबई को रेमडेसिविर दवा और ऑक्सीजन जो है प्रदान की थी, लेकिन उस वक्त उद्धव ठाकरे ने मुंबई में बम ब्लास्ट करने वाले याकूब मेमन का मकबरा बनाने में उद्धव ठाकरे व्यस्त थे। भाजपा नवाब मलिक का इस्तीफा मांगती थी तो उद्धव ठाकरे को गुस्सा आ जाता था। आखिरकार क्यों उद्धव ठाकरे को गुस्सा आता था? श्रद्धा की निर्मम हत्या को लेकर भाजपा लगातार आंदोलन कर रही थी और उद्धव ठाकरे ने तब भी कोई आंदोलन नहीं किया। ऐसे तमाम सवाल जो हैं उद्धव ठाकरे की जो है गुट को साधे गए। मुंबई में ये 8वीं जागर सभा हुई, लेकिन आज जिस तरह से प्रसाद देखा गया, जबरदस्त भीड़, और किन किन मुद्दों को लेकर लगातार आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? आज का 8वीं सभा थी, वो मुंबईचा जागर जिसको मराठी में हम कहते हैं, ये मुंबई के प्रश्नों के साथ साथ महाराष्ट्र में पिछले 2.5 वर्षों से जो सरकार बनी थी, जिसको बदलते हुए नई सरकार शिंदे जी और फडणवीस जी की जो सरकार बनी है, वो सरकार ने 2-2.5-3 महीनों में क्या क्या किया। पिछले 2.5 वर्षों से लगातार मुंबई महानगर पालिका में जो लूट मची थी, जिसके बारे में हर चैनल पे, हर अखबार में चर्चाएं होती थी। लोग भी ये जानना चाहते हैं कि कैग ने 12,000 करोड़ रुपयों की इंक्वायरी बिठाई है। महानगर पालिका एक ऐसा विषय था कि जहां पर बसी हुई शिवसेना ने 25 वर्षों से कारोबार किया। लगातार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा पद था जो निर्णय लेने की स्थिति में थे। तो मुंबई का जागर यानी मुंबईचा जागर ये कार्यक्रम ऐसा है कि गलियारों में, बस्तियों में, झुग्गी झोपड़पट्टियों में, नगरों में, जहाँ जहाँ पर लोगों को, नागरिकों को, जनता को ये विषय अवगत कराने के लिए ये जागर है। और मैं मानता हूँ कि बोरीवली की जनता, बोरीवली का कार्यकर्ता ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से आज नहीं बल्कि 1970 से 75 से जब भारतीय जनता पार्टी बनने के पहले से जुड़ा हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी की भूमि है और इस भूमि ने दिखा दिया कि सबसे बड़ी सभा, ये मुंबई की सबसे बड़ी सभा आज बोरीवली में हुई। हम सब जानते हैं कि विषय तो बहुत है। महानगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार को लेके आज स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान करने वाले कांग्रेस के सांसद श्री राहुल गांधी ने जो बयान किया, उस बयान के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे देश की जनता है। स्वतंत्र वीर सावरकर कितने साल जेल में थे, ये कोई अगर आपको लिख के देता है और आप बात करते हो तो कम से कम आपने ये पढ़ने की आवश्यकता है कि अंडमान के वो सलाखों के पीछे एक नहीं हजारों स्वतंत्र सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए ब्रिटिशों ने उनको वहाँ पर रखा था। और इसके लिए स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान हो, जिस प्रकार से श्रद्धा वालकर की हत्या हुई, उस आफ्ताब को दोषी मानते हुए हमने तो देखा है कि अभी खटला चलेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ये जनता की मांग है कि ऐसे दरिंदे को, ऐसे खूंखार अपराधियों को फांसी की मांग जनता करती है। और इसके लिए ये दो विषय के साथ साथ बहुत सारे ऐसे विषय आते हैं। जैसे मैंने कहा कि अफजल खान की कब्र के ऊपर का विवाद ये नया नहीं है, ये 2007 से चल रहा था। 2007 में कोर्ट ने निर्णय दिया था इसको निष्कासित किया जाए, जो अनधिकृत बांधकाम है उसको निष्कासित किया जाए। 7 से लेकर 17 तक कांग्रेस और राष्ट्रवादी। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, अगर बात मनपा की कर ली जाए, इसके करप्शन को लेकर बीजेपी ने जो है जागर सभा का आयोजन किया है। इस जागर सभा में किन किन मुद्दों पर मनपा पर जमकर बीजेपी बरसी, एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए मुंबई में पालिका का चुनाव होने वाला है, उसको लेकर मुंबई भारतीय जनता पार्टी ने एक नया स्कीम निकाला है। सीधे तौर पे कहा जाए कि आम जनता जो है मुंबई कर है, उन्हें जगाने का काम जो है मुंबई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जागर सभा का आयोजन पूरी मुंबई में आयोजन किया जा रहा है। यह सभा हर दिन
एक नए विधानसभा में की जाती है, जिसके जरिए मुंबई महानगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार को लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक और सांसद जो है मुंबई करों से को यह अवगत कराते हैं कि किस तरह से मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की जब सत्ता थी तो कितना भ्रष्टाचार और कैसे कैसे भ्रष्टाचार हुए हैं। इस पर जो है कहीं कहीं लोगों की जागरूकता करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहीं सत्यप्रकाश, अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से जागर सभा बीजेपी द्वारा आयोजित की जा रही, कितना जन समर्थन इसे मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुंबई में मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार के मार्गदर्शन में उनकी संकल्पना से यह जागर सभा की जा रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि अब तक कम से कम 10 से ज्यादा मुंबई में जागर सभा की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत देखा गया तो बोरीवली के भाजी मार्केट में जो सभा हुई थी उसमें देखा गया हजारों की संख्या में लोग जुड़े। और इस जुड़ने के साथ ही कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अन्य दलों से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि मुंबई महानगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार को लेकर जन जन तक ये पहुंचाया जाए कि किस तरह से भ्रष्टाचारी शिवसेना और उसके तमाम घटक दलों ने शिवसेना में रहते हुए कैसे जो है मनपा में भ्रष्टाचार किया है, इसकी जो है चेतना कहीं न कहीं लोगों को देने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद पर बने रहने की अनिच्छा के बाद पार्टी 2 सप्ताह में एक नए अध्यक्ष के लिए तैयार है। आपको बता दें कि पार्टी संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के 170वां जन्मदिन 5 दिसंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब उनका स्वास्थ्य उन्हें पार्टी का नेतृत्व करने की इजाजत नहीं देता, जिस कारण वो ये फैसला ले रहे हैं। वहीं पार्टी के एक नेता ने कहा कि उमर अब्दुल्ला के नए अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि वो पहले पार्टी का नेतृत्व कर चुके हैं। हालांकि उनकी भागीदारी पर अंतिम निर्णय उमर अब्दुल्ला द्वारा लिया जाएगा। वहीं नेका के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपने सहयोगियों को JKNC के अध्यक्ष पद से हटाने के अपने फैसले के बारे में सूचित कर दिया है और पार्टी में वरिष्ठ सहयोगियों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद डॉक्टर साहिब इस बात पर अड़े थे कि वे अपने फैसले की समीक्षा नहीं करेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, एक बार पूरी जानकारी। जी देखिए, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही अध्यक्ष रहेंगे। अगले माह वो अपने इस्तीफे की घोषणा जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि 5 दिसंबर को डॉक्टर कहा जाए जो संस्थापक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला, उनकी जयंती पर जो है अध्यक्ष के चुनाव जो हैं वो हो सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अध्यक्ष पद से हटेंगे, लेकिन उन्होंने घोषणा जो है ये कर दी है कि अब अगले माह वो अपने पद को छोड़ सकते हैं। और नई पीढ़ी को उन्होंने बोला है कि नई पीढ़ी जो है वो उसका समय आ गया है, उसको कमान सौंपी जाएगी। यानी कहा जाए तो उनकी बातों में उन्होंने साफ कहा है कि उमर अब्दुल्ला अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हो सकते हैं। हालांकि जो चुनाव है वो महासचिव चुनाव जो है 5 दिसंबर को करवाए जाएंगे और उसकी जिम्मेदारी महासचिव को दी गई है, क्योंकि कहा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अध्यक्ष हैं वो 1981 से लेकर अभी तक अध्यक्ष जो हैं वो रहे हैं। लेकिन अब उम्र दराज होने के साथ साथ कहा जाए तो अब उन्होंने ये भी कहा है कि अब नई पीढ़ी जो है वो इसकी कमान संभालेगी। तो चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तब तक तो
अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव करवाए जाएंगे उसके बाद जो है अध्यक्ष जो है वो नए अध्यक्ष जो चुने जाएंगे उनका नाम सामने आएगा जी। काफी लंबे समय से पार्टी में सेवा दे रहे, अध्यक्ष पद में रहे जो फारूक अब्दुल्ला हैं, अब उन्होंने कहीं ना कहीं अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में क्या इसके पीछे का कारण रहा है? सिर्फ नई पीढ़ी को अब जगह देनी चाहिए, यही इसके पीछे का कारण है, या कुछ और भी इसके अलग सियासी मायने जो है निकाले जा रहे हैं? प्रकार से कांग्रेस ने एक कहा जाए तो शुरू से ही कांग्रेस जो है परिवार, एक ही परिवार, एक छत्र परिवार जो है वो राज करता रहा है। उन्होंने एक नई पहल निकाली है और उन्होंने अब जो गांधी परिवार से अलग हटकर किसी को अध्यक्ष चुना है, ठीक उसी की राह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चलती हुई नजर आ रही है। और कहा जाए तो अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव जो है होने हैं, लेकिन उससे पहले अगर संकेत देखे जाए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के, तो ये संकेत साफ है कि उमर अब्दुल्ला को अब ये कप्तान जो है वो मिल सकती है। हालांकि चुनाव की प्रक्रिया को बीच में उन्होंने जरूर रखा है कि इसके चुनाव जो है होंगे, लेकिन जिस प्रकार से कहा जाए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि नई पीढ़ी जो है उसको कमान मिल सकती है, उसको अध्यक्ष बनना चाहिए। तो कहीं न कहीं जैसे मैंने पहले भी बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है उनकी उम्र हो चुकी है और करीब 1981 से लेकर 2022 तक जो है वो अध्यक्ष पद पर मौजूद है और काफी उम्र दराज जो है वो हैं, और वजह से अब उन्होंने एक फैसला जो है वो सामने लिया है। चलिए रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री अल्मोड़ा आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी हवालबाग में आजीविका महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही जनपद की 6 विधानसभाओं के निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 29,859 लाख की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम कल्चर प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे और साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के साथ आम आदमी पार्टी से जनसंवाद करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज से 2 दिवसीय दौरे पर सीएम धामी अल्मोड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं। कितने बजे तक वो अल्मोड़ा पहुंच सकते हैं, क्या क्या कार्यक्रम उनके रहेंगे, एक बार पूरी जानकारी। देखिए निशा, बात बिल्कुल की जाए तो सुबह के मुखिया कुमाऊं दौरे पर आजकल है और चंपावत विधानसभा की बात की जाए, टनकपुर की बात की जाए, हल्द्वानी की बात की जाए, लगातार वो इन क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और इसी के तहत उनका अल्मोड़ा भी 2 दिन का कार्यक्रम है और आज और कल वो अल्मोड़ा यहाँ पर रहने वाले हैं। करीब 12:45 वो चंपावत से प्रस्थान करेंगे। आज 12:45 तक चंपावत वो रहने वाले हैं। कई कार्यक्रम उनके वहाँ पर है। उसके बाद 12:45 पे अल्मोड़ा वो पहुंचेंगे। उसके बाद वहाँ उनके 2 दिवसीय दौरे पे वो जा रहे हैं और उसके बाद हवाला बाग, अल्मोड़ा में जो हवाला बाग में आजीविका महोत्सव है उसका शुभारंभ वो करने वाले हैं। उसके साथ ही जो 6 विधानसभा है अल्मोड़ा जनपद की, उन सभी में जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जो किए जाएंगे, उसका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। निशा, तो मैं आपको बता दूं करीब 300 करोड़ की योजनाएं हैं जिनका वो शिलान्यास और लोकार्पण करने जा रहे हैं। उसके साथ ही अल्मोड़ा में कुमाऊं का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने का प्रस्ताव लगातार राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। उसको वो बनने जा रहा है तला महल में, और उसको लेकर के वहाँ पर कार्यक्रम है। वहीं रात्रि विश्राम वो अल्मोड़ा करेंगे और वहीं कल्चर प्रोग्राम में शिरकत उनकी होने वाली है और उसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। आम जनता से संवाद भी वो कहीं ना कहीं करने वाले हैं अपने इस कार्यक्रम के दौरान। तो पूरी तरीके से पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो लगातार उत्तराखंड के हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जो विकास कार्य हैं और जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उनका शिलान्यास और यहाँ पर लोकार्पण करने का कार्य किया जा रहा है उनकी तरफ से। अमित, जिस तरीके से बात करी जाए, सीएम धामी 2 दिवसीय दौरे पर वहां पहुंच रहा है। पहला दिन आज और कल का दिन, तो कल उसी कड़ी में अगर बात कल के दिन की करी जाए तो कल दिन भर में क्या क्या उनका शेड्यूल रहने वाला है, दिन भर में क्या क्या कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं, एक बार से लेकर भी पूरी जानकारी।
आपको बता दूं निशा कि यहाँ करीब 300 करोड़ की योजनाएं हैं जिसका वो शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। उसके साथ ही अल्मोड़ा में जो यहाँ पर म्यूजियम बनने वाला है तला महल में उसका वहाँ पर जाकर के उसका निरीक्षण करेंगे। और साथ ही कई यहाँ कार्यक्रम है और जो अधिकार सबसे जरूरी यहाँ पर जो अधिकारियों के साथ उनका यहाँ पर समीक्षा बैठक होनी, क्योंकि जो काम अल्मोड़ा विधानसभा के साथ साथ जो सभी 6 विधानसभाएं जनपद की उनमें क्या कार्य किए जा रहे हैं और जो प्रस्तावित जो काम थे वो कितना कर चुके हैं, आगे क्या क्या काम यहाँ पर होने उन सब की समीक्षा की जाएगी अधिकारियों के द्वारा। और लगातार क्योंकि विकास का नारा भाजपा सरकार देती आई है और लगातार जो उत्तराखंड की बात की जाए विकास कहीं ना कहीं किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, उसको कहीं ना कहीं देखा जाएगा। ये पहला मौका होगा निशा जो मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद अल्मोड़ा पहुंच रहे तो उनका दौरे को लेकर के विशेष तैयारी अल्मोड़ा की तरफ से की गई है। वहाँ कार्यकर्ता बेहद ही खुश है, आम जनता के साथ कोई संवाद करने वाले हैं तो आम जनता में भी कहीं ना कहीं जोश और खरोश देखा जा रहा है। साफ तौर से देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो जनता की नब्ज टटोलने का कार्य मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि जो बीजेपी के बनने के बाद से लगातार जो काम किया जा रहा है उसमें जनता कितने संतुष्ट है और यहाँ पर अधिकारी क्या काम यहाँ पर कर रहे हैं जनता के हित में। जी वही अमित, अगर बात कर ली जाए 29,859 लाख की जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास जो है सीएम धामी करने वाले हैं, कौन कौन सी योजनाएं इसमें शामिल हैं? बिल्कुल निशा, मैं आपको बता दूं कि अल्मोड़ा जनपद में 6 विधानसभा आती हैं, दूरी स्थान है अल्मोड़ा के। और पूरी तरीके से यहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी की बात की जाए, कल यहाँ पर कई यहाँ पर ऐसे स्कूल्स हैं जो यहाँ पर बनने हैं और पूरी तरीके से यहाँ के जो कई भवन ऐसे हैं जो यहाँ पर निर्माणाधीन होने हैं। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर अल्मोड़ा की बात की जाए, यहाँ पर म्यूजियम बनने जा रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है। और पूरी तरीके से जो अधिकारी के द्वारा यहाँ पर जो समीक्षा बैठक का जो कार्यक्रम रखा गया उसमें यही रखा जाएगा कि जो यहाँ पर करीब 300 करोड़ की योजनाओं का जो शिलान्यास लोकार्पण करेंगे उसका काम कैसे किया जाएगा, किस तरीके से ये काम आगे बढ़ेंगे और कब तक समावधि इसमें रहने वाली उसको लेकर के अधिकारी को सिर्फ निर्देश भी वो दे सकते हैं। पूरी तरीके से जनता को सहूलियत पहुंचे और कनेक्टिविटी हर क्षेत्र में रहे उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनकी जो योजना है वो इसमें रखने वाली है। जी चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।